बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय 3 भारत दर्शन की मनोरंजक यात्रा को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा ही नहीं, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम सभी प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 3, भारत दर्शन की मनोरंजक यात्रा। पाठ परिचय के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि इस पाठ में भारत के दर्शनीय स्थल यानी देखने योग्य जो स्थल हैं उनका मनोरम वर्णन किया गया है। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। भारत एक विशाल देश है। इस देश का प्रत्येक यानी हर राज्य अपनी अलग विशेषता रखता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय होने पर गर्व है। इसी गर्व का एहसास उन्हें एक सूत्र में पिरोकर रखता है। भारत को अच्छी तरह से जानने के लिए भारत दर्शन करना आवश्यक है, यानी भारत को जानने के लिए भारत को घूमना, उसके दर्शनीय स्थलों को देखना बहुत जरूरी है। भारत दर्शन की इस मनोरंजक यात्रा में हम कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर पर चलेंगे। आइए चलते हैं। भारत दर्शन की मनोरंजक यात्रा में हमारा पहला पड़ाव यानी पहली जगह है पटना। कौन सी है? पटना। गंगा नदी के किनारे पर बसा पटना शहर बिहार राज्य की राजधानी है। पटना क्या है? बिहार की राजधानी, कैपिटल ऑफ बिहार। प्राचीन काल में यह शहर पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पटना दुनिया के गिने चुने प्राचीन नगरों में से एक है। यह देश के विभिन्न प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग या रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग द्वारा भी पटना बड़े आसानी यानी सरलता से जाया जा सकता है। यहाँ गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु यानी महात्मा गांधी पुल दुनिया का सबसे लंबा सड़क का पुल है। दुनिया का सबसे लंबा पुल कौन सा है? जो कि बना है गंगा नदी पर, और उस पुल का नाम है महात्मा गांधी सेतु यानी महात्मा गांधी पुल। पटना और इसके आसपास कई जगह ऐसी हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक यानी सैलानी जो हैं वो बार बार यहाँ पर आते हैं। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पटना साहिब में बने गुरुद्वारा तख्त हरिमंदिर सिखों के लिए प्रमुख पर्यटन स्थल। यहाँ धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखने वाला पटना देवी का मंदिर महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि पाटन देवी के नाम से इस शहर का नाम पटना पड़ा है। कौन सी देवी? पाटन देवी। पाटन देवी मंदिर के बिल्कुल पास ही अगम कुआं है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध यानी उनका खून करके उन्हें इसी कुएं में डाल दिया था। पटना में गांधी मैदान के पास बना गोलघर का अपना विशेष ही महत्व है। गुंबदनुमा यानी ऊपर जो गुंबद होता है उसकी तरह बना हुई इस इमारत के निर्माण यानी इसका जो बनाने का समय था वो था सन 1786 यानी 1786 में। अकाल के समय में अनाज भंडार यानी अनाज को रखने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। इसे अनाज रखने के लिए बनवाया गया था। इस गोलघर के दोनों ओर सीढ़ियां बनी है। इन सीढ़ियों से चढ़कर गोलघर के ऊपर पहुंचा जा सकता है और वहां से पूरे पटना शहर का दृश्य देखा जा। पटना रेलवे स्टेशन से पूरब की ओर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुम्हरार नामक स्थान का एक ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक के काल के खंडहर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा भी पटना के कुछ और दर्शनीय स्थल हैं जिनमें प्रमुख है तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना संग्रहालय, खुदाबख्श पुस्तकालय, गांधी संग्रहालय और सदाकत आश्रम। अब दूसरा जो पड़ाव है इनका, दूसरा जो स्थान है भारत दर्शन की मनोरंजन यात्रा का दूसरा पड़ाव इनका आता है लखनऊ। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को।
नवाबों का शहर कहलाने वाला लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये क्या है? कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। गोमती नदी इसके बीचों बीच से होकर बहती है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग के द्वारा आप लखनऊ आराम से पहुंच सकते हैं। यहाँ के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम है चारबाग। भारत के मुख्य शहरों से लखनऊ स्थित अमौसी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के लिए सीधी उड़ानें हैं। लखनऊ प्राचीन कोसल राज्य का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? प्राचीन कोसल राज्य का। यह भगवान श्री राम की विरासत थी, जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को सौंप दिया था। तब से लखनऊ के नाम से इसे जाना जाता है, जो बाद में बदलते बदलते लखनऊ हो गया। लखनऊ की चिकनकारी और लखनऊ के पास स्थित मलिहाबाद के दशहरी आमों ने लखनऊ को दुनिया भर में विशिष्ट पहचान यानी विशेष पहचान दी है। लखनऊ की विशेष व्यंजनों को भी अलग ही ख्याति यानी अलग ही प्रसिद्धि प्राप्त है। लखनऊ में कई इमामबाड़े देखने के लायक है। बड़ा इमामबाड़ा के नाम से प्रसिद्ध असाफी इमामबाड़ा अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। इसका निर्माण यानी इसको बनवाया था असाफुल दौला ने सन 1784 में करवाया था। इसे 1784 में बनवाया गया था। इस इमामबाड़े के प्रांगण में एक अनोखी भूल भुलैया है। भूल भुलैया की तंग गलियों से होकर गुजरना अलग ही रोमांच देता है। बड़ा इमामबाड़ा के शहर बना रूमी दरवाजा भी देखने योग्य है। छोटा इमामबाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुसैनाबाद इमामबाड़ा का निर्माण रूमी दरवाजे के पास ही सन 1837 में हुआ। सफेद रंग की इस इमारत की खूबसूरती देखते ही बनती है, यानी वो बहुत खूबसूरत है। लखनऊ केसरबाग स्थित घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर माना जाता है। इस घंटाघर पर बनी हुई घड़ी का आकार 12 पर्णदलों वाले फूल जैसा है। कैसा है? 12 पर्णदलों, पर्णदल यानी पर्णों वाला है। लखनऊ स्थित रेजिडेंसी को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के गवाह के रूप में देखा जाता है। यहाँ आकर उस संग्राम यानी उस लड़ाई से जुड़ी हुई यादें ताजा हो उठती है। लखनऊ के कुछ अन्य दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं, जिसमें जामा मस्जिद, कैथेड्रल चर्च, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान सिकंदराबाद, बाग, प्रिंस ऑफ वेल्स वन्य प्राणी उद्यान, नवाबगंज पक्षी विहार, कुकरेल फॉरेस्ट पिकनिक स्पॉट। अगला पड़ाव आता है नैनीताल। भारत दर्शन का तीसरा पड़ाव है नैनीताल। हिमालय पर्वत श्रृंखला के प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नगीना है नैनीताल। उत्तराखंड राज्य में स्थित और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से की तलहटी में बसा नैनीताल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी ये अपनी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। नैनीताल पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम लगता है, यानी अगर आपको नैनीताल जाना है तो आपको काठगोदाम तक रेल यात्रा मिल सकती है। काठगोदाम से नैनीताल की दूरी मात्र लगभग 35 किलोमीटर यानी 35 किलोमीटर्स है। नैनीताल पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर का है। इसके आगे सड़क परिवहन द्वारा नैनीताल आसानी से पहुंचा जा सकता है, यानी आपको फिर रेल मार्ग और वो सब कुछ छोड़ के आपको किससे जाना होगा? सड़क के माध्यम से। नैनीताल स्थित नैनी झील और नैना देवी मंदिर पर्यटकों के लिए बहुत लोकप्रिय है। नैनी झील के जल की विशेषता यह है कि इस जल में हिमालय की पर्वतमाला की छाया स्पष्ट, यानी हिमालय की जो छाया है, परछाई है, वो साफ रूप से देखी जाती है। इस झील में जल की एक अलग ही विशेषता है, यह है कि इसका पानी गर्मियों में हरा, बरसात में मचमैला
और सर्दियों में हल्का नीला हो जाता है। नैनी झील के उत्तरी तट को मल्ली ताल और दक्षिणी तट को तल्ली ताल कहते हैं, यानी दो ताल है, पहला मल्ली ताल और दूसरा तल्ली ताल। नैनी झील के उत्तरी छोर पर नैना देवी मंदिर है। यहाँ साल भर भक्तों का आना जाना लगा ही रहता है, क्योंकि वो धार्मिक स्थल है। हिंदू धर्म के अनुसार यह 64 शक्तिपीठों में से एक है। नैनी झील के अलावा नैनीताल में 2 और भी झील है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी खींचती है। ये है नकुचिया झील और भीमताल झील। नकुचिया झील की विशेषता यह है कि 9 कोनों वाली ये झील है, इसीलिए इसका नाम नकुच लिया है। और नाव में सवार होकर बारी बारी इन कोनों के समीप से गुजरना पर्यटकों को बड़ा मजा देता है, यानी आनंद देता है। भीमताल झील का नाम पांडवों के नाम भीम के नाम से रखा गया। यह नैनीताल की सबसे बड़ी झील है। इसके बीच बने मंदिर की घंटियों की सुरीली आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय के साथ साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा भी आज यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।